हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं राकेश कुमार, टीचिंग एक्सपर्ट राकेश सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं एनसीईआरटी सीरीज कर रहा हूं और छठी क्लास के ज्योग्राफी से मैंने इसका आरंभ किया है और आज उसी के तहत मैं एनसीईआरटी ज्योग्राफी के अध्याय 5 चैप्टर नंबर 5 जो कि पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल है उसकी चर्चा करूंगा। अगर हम परिमंडल को थोड़ा स्पष्ट कर दें तो इस चैप्टर की संकल्पना स्पष्ट हो जाएगी। परि प्लस मंडल। परि यानी आसपास के, आसपास या चारों तरफ की। यानी अपने आसपास के, हमारे आसपास के या हमारे चारों तरफ के जो मंडल हैं, हम इसी मंडलों की बात इस पूरे चैप्टर में करेंगे। तो आपके मन में यह जो ख्याल आएगा कि यह मंडल क्या है, डोमेन्स क्या है। इस डोमेन्स को अगर हम देखें तो मुख्य रूप से यह भूमंडल, जलमंडल और वायुमंडल, यही जो मंडल है हमारे चारों तरफ, हमारे आसपास के जो चारों तरफ के मंडल हैं, जो डोमेन्स हैं, इसी को हम लोग मुख्य रूप से 3 मंडल में बांटते हैं। और तीनों मंडल जहां आपस में इंटरेक्ट करते हैं, तो यह वाला जो मंडल है, जहां आपस में पृथ्वी के, धरती के जिस सतह पर ये तीनों मंडल, भूमंडल यानी लिथोस्फेयर, जलमंडल मतलब हाइड्रोस्फेयर और वायुमंडल मतलब एटमॉस्फेयर। पृथ्वी की सतह, पृथ्वी के जिस सतह पे तीनों मंडल एक कॉमन पॉइंट पे जहां आपस में मिलते हैं, जहां जीवन संभव होता है, उसको जीव मंडल के नाम से जाना जाता है। और इसी को बायोस्फीयर अंग्रेजी में कहते हैं। जीवमंडल इसलिए कहा जाता है कि यहां पर जो तीनों के मिलने से, यानी भूमि, वायु और जल के मिलने से ही जीवन संभव हो पाता है। इन्हीं ये 3 तत्व हैं जो जीवन के निर्धारक हैं, इसका मतलब कि जिस मंडल में ये, अगर स्थल मंडल इसको मानते हैं, इसको वायुमंडल अगर माना जाए, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन है, और इसको जो है अगर जल मंडल मानते हैं, तो तीनों मंडलों का जहां पृथ्वी की सतह है, पृथ्वी का सतह है, इस पे जहां मिलन होता है, यह जो कॉमन पॉइंट है, यह जो डोमेन है, इसी को हम लोग जीव मंडल के नाम से जानते हैं। और जीव मंडल इसलिए क्योंकि इस पे जीवन संभव होता है, जीवन संभव होने का मतलब है कि मानव सहित जो तमाम जीव हैं, इसमें मानव भी है, और मानव सहित जो तमाम तरह के जीव हैं, चाहे वह सूक्ष्म बैक्टीरिया हो या स्तनपायी मैमल्स की बात हम करें, जितने भी तरह के जीव हैं, मानव सहित जितने भी तरह के जीव हैं, इनका निवास स्थान या इनका जीवन संभव कहां होता है, जीवमंडल पे हो पाता है। क्योंकि इसके लिए जो बुनियादी 3 जरूरतें हैं, भूमि, वायु, जल, ये तीनों पृथ्वी के इस सतह पर मिलते हैं, और यहीं पे जीवन के निर्धारक तत्व हैं, डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ लाइफ हैं। डिटरमाइनिंग फैक्टर्स
ऑफ लाइफ हैं, इसीलिए यहाँ जीवन संभव हो पाता है। तो इसीलिए इसको क्या कहते हैं, जीव मंडल के नाम से जानते हैं, और जीव मंडल को अंग्रेजी में बायोस्फीयर कहते हैं। तो आपको इस चैप्टर के जो टाइटल है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, उसके बारे में एक ओवरऑल संकल्पना प्राप्त हो गई होगी। अब मैं पूरे चैप्टर के खाके को अगर पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा, अभी आपके सामने डिस्कशन करूंगा, तो मैं इन्हीं भूमंडल की बात करूंगा, वायुमंडल की बात करूंगा, जलमंडल की बात करूंगा, और जीव मंडल की बात करूंगा, बायोस्फीयर की बात करूंगा, और इन्हीं के जो प्रमुख तत्व हैं, जो मेजर सोर्सेस हैं, मैं उसकी भी बात करूंगा। तो आप अब ध्यान से इस बात को सुनेंगे, समझेंगे। तो अब मैं पहला जो है भूमंडल की चर्चा करूंगा। अगर हम भूमंडल की बात करें, भूमंडल की बात करें, इसको अंग्रेजी में लिथोस्फीयर कहते हैं। यह क्या है, पृथ्वी के ऊपर का जो कड़ा भूभाग है, कड़ा भूभाग है, इसी को हम लोग भूमंडल कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं, लिथोस्फीयर कहते हैं। और इसी कड़े भूभाग पे हम लोग रहते हैं। हमारा निवास कहाँ होता है, हमारा निवास जो है इसी कड़े भूभाग पे होता है, इसी भूमंडल पे होता है। तो अब आपके मन में सवाल उठता होगा कि अब भूमंडल आखिर बना किन किन संरचनाओं से है। तो अगर हम भूमंडल की बात करें तो यह भूपरपट्टी की जो चट्टान है, भूपरपट्टी की चट्टानें, और जो उसके ऊपर मिट्टी का लेयर है, उसके ऊपर जो मिट्टी का जो स्तर है, लेयर है, यह दोनों मिला करके भूमंडल का निर्माण हुआ। भूपरपट्टी की चट्टानें रॉक्स ऑफ क्रस्ट, और यह जो है लेयर ऑफ सॉइल की बात करते हैं, लेयर ऑफ सॉइल्स की बात करते हैं। इसी को मिला करके, यह जो दोनों मिलकर के जो संरचना बनती है, इसी को हम लोग भूमंडल कहते हैं। यही लिथोस्फीयर। जैसा आपने देखा कि जो पृथ्वी का के ऊपर का जो ठोस भाग है, के ठोस भाग को या कड़े भाग को हमने क्या कहा, हमने भूमंडल कहा। लिथोस्फीयर का। और इस भूमंडल में जो पृथ्वी का सतह है, इस भूमंडल को अगर हम बांट करके देखें तो यह दो भागों में बांटा जा सकता है। जो स्थलीय भाग है, जो बड़े स्थलीय भाग हैं, वह महाद्वीप कहलाते हैं। कॉन्टिनेंट्स कहलाते हैं। और जो बड़े जल वाले भाग हैं, यानी मेजर जो वाटर मास हैं, इसी को हम लोग महासागर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, महासागर, ओशन कहते हैं। और इस बड़े स्थलीय भाग को हम लोग महाद्वीप या कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। अगर हम भूपरपट्टी के विस्तार को देखें या उसके रिलीफ को देखें, उच्चावच को देखें, तो आप देखेंगे कि सबसे बड़े पर्वत हैं, इसके बाद पठार की स्थिति पाई जाती है, इसके बाद
मैदान की स्थिति पाई जाती है और मैदानों से नीचे ये समुद्र का तल है और इस समुद्र के तल पर जो है जलीय भाग का विस्तार पाया जाता है। पर्वत है, माउंटेन्स है। ये प्लेट्यू है, पठार है, ये उचावच है। रिलीफ की बात मैं कर रहा हूं। धरातल के जो उचावच हैं के उचावचों की बात की जा रही है, उसमें पर्वत, पठार, इसके बाद यह जो क्षेत्र है वह मैदान का क्षेत्र है, प्लेन्स का क्षेत्र है और इस प्लेन के सतह से नीचे इस भूपरपट्टी पे ही बड़े बड़े जलाशयों का विस्तार पाया जाता है। बड़े बड़े जो वाटर, मेजर वाटर मास है, यह महासागर है। इसी को हम लोग ओशन के नाम से जानते हैं। यानी इसमें जल के जो जमाव है वो बड़े वाटर मास के रूप में है। यहां से यहां तक की जो स्थिति बनी, यह जो स्थिति बनी, इसे हम लोग लैंड मास के नाम से जानते हैं। ये स्थल खंड है। इस स्थल खंड पे यह जो है सारे लैंड मास के, और इस लैंड मास की को मेजर किया जाता है, जबकि इस बड़े वाटर मास में हम लोग महासागरों को शामिल करते हैं। अब हम यहां पर जो लैंडमास में महाद्वीप हैं, हम उन महाद्वीपों की स्थिति की चर्चा करेंगे कि कितने महाद्वीप हैं और किस महाद्वीप की अवस्थिति कहाँ है और किन किन महाद्वीपों में किस तरह के जो फिजिकल रिलीफ हैं, जो स्थलीय उचावच हैं, पाए जाते हैं। अब मैं उसकी चर्चा करूंगा। अगर हम महाद्वीपों की बात करें, कॉन्टिनेंट्स की बात करें, तो कॉन्टिनेंट्स हमने बताया है कि धरातल के एक जो बड़ा भाग है जो लैंडमास के रूप में है, जिसमें मैंने उचावचों की चर्चा की। तो अगर महाद्वीपों की बात करें तो दुनिया में जो महाद्वीपों की संख्या है, महाद्वीपों की संख्या है, जो आप इस तरह से इसको देख सकते हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें यह उत्तरी अमेरिका है, एक महाद्वीप हो गया, और इसी के नीचे यह दक्षिण अमेरिका की स्थिति है। यह दूसरा महाद्वीप हो गया, यह दक्षिण अमेरिका है, साउथ अमेरिका। अगर हम यहां बात करें तो यह यूरोप की स्थिति है, इसके नीचे यह अफ्रीका की स्थिति है, और यहां से यह बात करें तो इधर एशिया की स्थिति है, जो यूराल पर्वत है, यूराल पर्वत, यूराल माउंटेन, यही
यूरोप और एशिया को अलग करता है, और इधर यूरोप हो गया, इधर एशिया का क्षेत्र हो गया, इधर जो है अगर हम बात करें यह ऑस्ट्रेलिया है, और इधर जो दक्षिणी ध्रुव वाले क्षेत्र में फैला हुआ है वह अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका। यानी महाद्वीपों की अगर हम संख्या देखें तो एक नॉर्थ अमेरिका, दूसरा साउथ अमेरिका, तीसरा यूरोप, चौथा एशिया, पांचवा अफ्रीका, छठा अंटार्कटिका, सातवां ऑस्ट्रेलिया। अगर हम इनके आकृतियों के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वह एशिया है। एशिया महाद्वीप की बात करें, इस लैंड मास में, इस कॉन्टिनेंट में सबसे बड़ा एशिया है, और यह भूमंडल के 1/3 हिस्से में फैला हुआ है। यानी टोटल जो लैंड मास है उसके 1/3 में एशिया फैला हुआ है। आप एशिया महाद्वीप की अगर स्थिति को देखेंगे तो आप, भारत एशिया महाद्वीप का एक बड़ा देश है, और उसमें आप देखेंगे कि कर्क रेखा, यहां से कर्क रेखा भारत के इन क्षेत्रों से गुजरा है। तो यानी कहने का यह मतलब है कि जो एशिया का अधिकांश विस्तार है वह उत्तरी गोलार्ध में है। कहां है? उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में विस्तार की वजह यह है अधिकांश विस्तार कहने का मतलब यह है कि जो एशिया के कुछ द्वीप्स हैं, कुछ आइलैंड्स हैं, जैसे इंडोनेशिया, मलेशिया वगैरह, उसका विस्तार उधर है, लेकिन एक छोटा क्षेत्र का विस्तार है दक्षिणी गोलार्ध में। अधिकांश क्षेत्र का जो विस्तार है एशिया का वह उत्तरी गोलार्ध में है। उत्तरी गोलार्ध में कहने का मतलब है कि यह विषुवत रेखा के उत्तर में इसकी अवस्थिति पाई जाती है। अगर हम देशांतर के हिसाब से इसका गोलार्ध की बात करें तो यहां से जो है, यहाँ इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से जो प्रधान मध्य रेखा गुजरती है, इसके इधर पश्चिमी गोलार्ध और इधर पूर्वी गोलार्ध है। तो अगर इसकी हम स्थिति करें, इसके गोलार्ध में देशांतर के हिसाब से गोलार्ध की बात करें तो यह पूर्वी गोलार्ध में पाया जाता है। अगर हम यहां पर लैंड रिलीफ्स की बात करें तो हिमालय जो भारत के उत्तरी क्षेत्रों में पाया जाता है, तिब्बत का पठार और हिमालय, यह जो है यहां रिलीफ्स की बात की जाती है। इसके बाद एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह अफ्रीका है। अफ्रीका की अगर बात करें तो अफ्रीका में यहां पर जो है सहारा मरुस्थल पाया जाता है, और अफ्रीका में ठीक बीच से विषुवत गुजरता है, इक्वेटर गुजरता है, इसके दक्षिणी भाग से मकर रेखा गुजरता है। ठीक है, इसका विस्तार आप और भी नीचे तक है। ऑस्ट्रेलिया यहां पे है, क्योंकि मकर रेखा जब गुजरेगा तो इसी के होकर के गुजरेगा। तो यहां पर मकर रेखा गुजरता है, ट्रॉपिक ऑफ
कैप्रिकॉर्न, और इसके ठीक ऊपर भाग से ये जो कर्क रेखा गुजर रहा है एशिया से होकर के इसके ठीक ऊपर भाग से गुजरता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं। यह जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और इसी क्षेत्रों में दुनिया का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है सहारा, जो पर्वत पाया जाता है ड्रेकन्सबर्ग है, इधर एटलस है। अगर हम तीसरे या दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, अगर हम तीसरे सबसे बड़े महाद्वीप की बात करें तो यह नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, यह जो है 3 बड़े देश हैं और यह मिलाकर के नॉर्थ अमेरिका है। नॉर्थ अमेरिका नाम से ही पता चल रहा है कि यह उत्तरी गोलार्ध में, इसका जो है संपूर्ण हिस्सा उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है, और जो दक्षिण अमेरिका है वह उसके बाद है, और दक्षिण अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है। यहाँ से जो है कर्क, यहाँ से विषुवत रेखा गुजरती है और इसके अधिकांश भाग जो है दक्षिणी गोलार्ध में पाया जाता है, और थोड़ा सा भाग जो है उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच में एक जुड़ाव है, वह जुड़ाव जो है लैंड मास से है। इसे हम लोग स्थल संधि के नाम से जानते हैं। अब स्थल संधि क्या होता है इसको समझने की जरूरत है। जब दो बड़े लैंडमास या दो बड़े लैंडमास जब एक सक्रिय, यहां पर देखना है कि नॉर्थ अमेरिका है और यह साउथ अमेरिका है, दो बड़े लैंडमास हैं, और वह जो है पतला और सकरा, नैरो और स्मॉल, छोटा भी है और संकीर्ण भी है, और यह कैसा है, यह भी एक लैंड मास है, यह भी एक लैंड है, एक भूमि है। वह भूमि कैसी है, वह छोटी सी भूमि है, सक्रिय भूमि है, और उससे जब दो बड़े लैंड मास जुड़े रहते हैं तो इसी जुड़ने वाले, जो दोनों को जोड़ने वाले लैंडमास हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्थल संधि कहते हैं। स्कोमस करते हैं, यह स्थल संधि है। यानी दो स्थलों को संधि कराने वाला भी अगर कोई दूसरा तीसरा स्थल ही हो तो वैसे स्थल को हम लोग स्थल संधि के नाम से जानते हैं। दक्षिण अमेरिका और जो उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के बीच में स्थल संधि का निर्माण करता है, यह पनामा है। इस स्थल संधि का नाम पनामा है, PANAMA। अभी डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसी पनामा पर, चूंकि पनामा देश है, पनामा देश ने क्या किया कि इस स्थलीय भाग को काट करके एक नहर बना दिया और यह सी से भी जोड़ दिया। दोनों तरफ से, इधर अटलांटिक है और इधर जो है प्रशांत महासागर है, पैसिफिक ओशन है, तो उसको जोड़ दिया, और यहाँ से वह जो है व्यापारिक जहाजों को पार कराता है और रेवेन्यू कलेक्शन का एक बड़ा स्रोत जो है उसने बना लिया है। ट्रंप साहब अपने इस कार्यकाल में चाहते हैं कि इस पनामा देश से पनामा नहर को ले लिया जाए, जो कि स्थल संधि पे टिका हुआ है। यही दोनों को जोड़ने वाले जो स्थल संधि थे, वह जल संधि के रूप में नहर के द्वारा परिणत कर दिया गया। तो आपने देखा कि हमने तीसरे जो अमेरिका की बात की, यहां पर जो पर्वत का विस्तार है यह यहां पे है, यह रॉकी श्रृंखला है, और यह तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है, जो यहां से लेकर के यहां तक इसका विस्तार है। मैंने सब जगह पर्वत की बात की और सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला की बात की। जब पर्वतों का, माउंटेन्स का एक सीरीज इस तरह से बन जाता है तो इसी को माउंटेन सीरीज के नाम जानते हैं, पर्वत श्रृंखला के नाम जानते हैं। यही पर्वत श्रृंखला है, और यह पर्वत श्रृंखला और कई पर्वत, एक पर्वत के कई भाग का विस्तार होता है, और एंडीज जो है सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा पर्वत श्रृंखला है, जो दक्षिण अमेरिका के इस हिस्से में पाया जाता है। मैं इसे आपको मैप में भी दिखाई देता हूं, तब आपको और भी स्पष्टता से, चूंकि यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है वह एक सांकेतिक डायग्राम है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं। यह जो उत्तर अमेरिका है, यह दुनिया का तीसरा
दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। आप यहाँ देखिए, इस लाइन को देखिए, रॉकी पर्वत है। यह रॉकी पर्वत अमेरिका के पश्चिमी तट के समानांतर पाया जाता है और यह रॉकी पर्वत उत्तर अमेरिका में है। यह ऊंचाई को दर्शा रहा है। अगर हम दक्षिण अमेरिका की बात करें तो दक्षिण अमेरिका में यह जो एंडीज पर्वत है आप देख रहे हैं, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, यह यहाँ है। दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका को मिलाने वाला जो स्थल संधि है पनामा यहाँ पे है। और देख रहे हैं कि दो बड़े लैंड मास को यह एक छोटा संकीर्ण लैंड मास मिला रहा है, छोटा। इसी को हम लोग जो है स्थल संधि के नाम से जानते हैं, स्थूमस के नाम से जानते हैं। अगर हम अफ्रीका की बात करें, जब एशिया की बात करें सबसे पहले, तो एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। और जो यूराल पर्वत है, ये देखिए यूराल पर्वत है, ये जो है यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत एशिया और यूरोप को अलग करता है। एशिया में सबसे बड़ा जो पर्वत है वह हिमालय पर्वत है। और तिब्बत दुनिया के पठार के नाम से जाना जाता है, दुनिया के छत के नाम से जाना जाता है, तिब्बत का पठार है। अगर हम यूरोप के प्रमुख पर्वत की बात करें तो यह आल्प्स जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये आल्प्स पर्वत है। और यह आल्प्स पर्वत जो है यूरोप की खूबसूरती के लिए जाना जाता है। इसके अलावा अगर हम अफ्रीका की बात करें तो अफ्रीका में आपने देखा कि कैसे विषुवत रेखा ठीक बीच से पार हो रही है और यह जो एशिया के कुछ द्वीप से उससे होते हुए पार हो रही है। इसके ठीक नीचे आप देखें कि मकर रेखा भी पार हो रही है, जो कि ऑस्ट्रेलिया से होते हुए दक्षिण अमेरिका के लगभग आधे के नीचे से पार हो रही है। और दक्षिण अमेरिका से विषुवत रेखा भी पार हो रही है। जबकि हम अफ्रीका को देखें तो यह जो कर्क रेखा है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, यह एशिया से होते हुए, भारत से होते हुए, अफ्रीका के उत्तरी भाग से होते हुए, उत्तर अमेरिका मैक्सिको से होते हुए पार करती है। अब आपको ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें। ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया एक आइलैंड कॉन्टिनेंट है, यानी द्वीपीय महाद्वीप है। द्वीपीय महाद्वीप का कहने का मतलब है कि यह द्वीप है, इसके चारों तरफ से द्वीप, आइलैंड उसको कहते हैं जब कोई भी लैंड मास जब चारों तरफ से वाटर मास से घिरा रहे तो इसको आइलैंड कहते हैं। तो यह है तो कॉन्टिनेंट, यह कॉन्टिनेंट है, चारों तरफ से जो है जल से घिरा हुआ है, तो द्वीपीय महाद्वीप के नाम से जानते हैं। और यह ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट होने के बावजूद भी यह एक देश है, एक कंट्री है। यहां पर आप जो देख रहे हैं, यह जो पर्वत श्रृंखला है जो इसके पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण में पार कर रहा है, इसको हम लोग ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जानते हैं। यह सबसे छोटा महाद्वीप है। इसके बाद आप देख रहे हैं कि दक्षिणी जो ध्रुव है उसके पास अंटार्कटिका महाद्वीप है। और इस अंटार्कटिका में सालों भर बर्फ जमा रहता है। यहाँ पर कोई भी आदमी निवासित नहीं होता है। लेकिन यहाँ प्रयोगशाला के हिसाब से भारत ने भी गंगोत्री और मैत्री, दक्षिणी गंगोत्री और मैत्री, और इसके अलावा तो कई प्रयोगशालाएं यहाँ स्थापित हुई। सारे देश इस अंटार्कटिका महाद्वीप में जो है संसाधनों के खोज के लिए अपना कैंप लगाए हुए हैं। इस तरह से आपने लैंड मास के बारे में जानकारी ली। अब हम वाटर मास के बारे में जानते हैं। वाटर मास के बारे में, यह जो वाटर मास है इसमें हम महासागरों की स्थिति देखें तो अगर हम इसके आकार के हिसाब से देखते हैं, ओशंस की स्थिति को देखते हैं, तो सबसे बड़ा महासागर जो है प्रशांत महासागर है। पैसिफिक ओशन, यह पूरे वाटर मास का 1/3 एरिया कवर करता है। और इसकी जो आकृति है आप देख सकते हैं, यहां पर यह जो है, अगर हम इसको इस तरह से दिखाएं तो यह जो आकृति है वो प्रशांत महासागर की है। और चूंकि धरती गोल है तो इस तरह से यह जो है चारों तरफ से एक वृत्ताकार आकृति बनाता है। अगर हम इसको एटलस में देखें तो आप देख सकते हैं कि यह जो पैसिफिक सी है,
प्रशांत महासागर है, यही प्रशांत महासागर है। ये आप देख सकते हैं प्रशांत महासागर है, ये पैसिफिक सी है। तो आप देख सकते हैं कि जो यूरेशिया का हिस्सा है, एशिया और यूरोप का जो सम्मिलित रूप है यूरेशिया, यूरेशिया का हिस्सा, एशिया का हिस्सा ऑस्ट्रेलिया के पास, और इधर जो है अमेरिका के दोनों हिस्से यानी उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका है उसके चारों तरफ घिरा हुआ है। यह लगभग वृत्ताकार महासागर के रूप में। दूसरा जो सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर के बाद, वह जो है अटलांटिक सी है। अटलांटिक सी को आप देखें, यह एस के आकार का है, यह एस आकार, अंग्रेजी के एस आकार का है, और दूसरा सबसे बड़ा वाटर मास है। यह देखिए एस आकार का है, सबसे बड़ा वाटर मास है। और यह अगर हम विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण के विस्तार को देखें तो इसको नॉर्थ अटलांटिक कहते हैं, इसको साउथ अटलांटिक के नाम से जानते हैं। तीसरा जो सबसे बड़ा महासागर है वह इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन एंड हिंद महासागर है। यह किसी देश विशेष के नाम पे, भारत के नाम पे इसका नामकरण हुआ है। और इसके बाद अगर हम देखें तो इसके बाद 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर के अंटार्कटिक महासागर के ऊपर तक साउथ ओशन के नाम से जाना जाता है, साउदर्न ओशन के नाम से जाना जाता है। यही महासागरों की स्थिति है। अगर हम एक और महासागर की बात करें तो जो आर्कटिक वृत्त है, जो आर्कटिक सर्किल है, उसके ऊपर जो सालों भर जमा हुआ वाला, सालों भर बर्फ से जमा हुआ जो महासागर है वह आर्कटिक महासागर है। यह आर्कटिक वृत्त के ऊपर पाया जाता है और उत्तरी ध्रुव इसी महासागर वाले क्षेत्र में पाया जाता है। तो महासागरों की बात जब हम कर रहे थे तो उसमें आपको चर्चा करनी थी जलमंडल की। आपके दिमाग में आया होगा कि आखिर महासागर कहां से आ गए। जलमंडल, स्थल मंडल के बाद हमने भूमंडल के बाद जलमंडल की बात हम कर रहे हैं। और जलमंडल में हम जानते हैं कि जो प्रमुख जलमंडल के प्रमुख स्रोत हैं वह महासागर हैं, और इसके अलावे जलमंडल वैसे मंडल को कहते हैं जो पृथ्वी के जितना भाग, एक बहुत बड़ा भाग जो है जल से घिरा हुआ है, और इसी जल से घिरे हुए भाग को हम लोग जलमंडल कहते हैं। उसमें एक महासागर का हिस्सा है, जो भूमिगत जल है वह भी जलमंडल के हिस्से हैं। जितने भी तरह के जलाशय हैं जलमंडल के हिस्से हैं, और जितने भी तरह के बर्फ से जमा हुआ क्षेत्र है वह भी जलमंडल के हिस्सा है। यानी जलमंडल में जल के तीनों रूप, जल के जो तीनों रूप हैं, यानी ठोस, सॉलिड, द्रव यानी लिक्विड, और गैस, ये तीनों शामिल होते हैं। अब आपके मन में सवाल आएगा कि जल तो हमेशा द्रव रूप में होता नहीं, जब जल जम जाता है, बर्फ के रूप में आ जाता है तो इसको ठोस कहते हैं। तो जितने भी तरह के महासागरों में जमे हुए या पर्वतों पे जमे हुए जो बर्फ है वह भी जलमंडल के हिस्सा है। इसके अलावा जो भूमिगत जल है, भूमि के अंदर के जो जल है वह भी जलमंडल का हिस्सा है। जितने भी तरह के जलाशय हैं, ओशन से लेकर के सी से लेकर के जितने भी तरह के जलाशय हैं, ओशन से हैं, ये सारे जलाशय जो हैं यह जलमंडल के हिस्सा है। तो इस तरह से जलमंडल में ठोस यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों मिला करके, भूमिगत जल मिला करके जलमंडल का निर्माण होता है। उसमें सबसे बड़ा जो स्रोत है जलमंडल का, सबसे बड़ा विस्तार जो है जलमंडल का, वह महासागरों में पाया जाता है। महासागरों की अगर स्थिति की बात करें, इसमें सबसे ज्यादा जो है 71% जो क्षेत्र है वह महासागरों का पाया जाता है। और इस महासागरों में अगर हम जलमंडल में जलों की बात करें, जल के वितरण की बात करें, लवणीय जल और गैर लवणीय जल का, तो जो मीठे जल के स्रोत हैं इस जलमंडल में वह 2.5% है, जो अलवणीय जल है। और बाकी जो 97.5% है यह लवणीय जल है, यानी खारे पल, खारे पानी के स्रोत हैं। तो यही मात्र जो है 2.5% जल, उसमें भी भूमिगत जल है, बर्फ के रूप में जमा हुआ जल है, और
सारे मिला करके यह 2.5% यानी 2.5% के आसपास अलवणीय जल है, जो उसमें भी मानव के उपयोग के लायक जो भूमिगत जल है और नदी नालों के जो जल है वही मानव के उपयोग के लायक हैं। बाकी सारे के सारे जल जो है वह मानव के उपयोग से बाहर हैं और लवणीय है, महासागरों में पाए जाने वाले जो खारे होते हैं। इसीलिए कहा जाता है सारा समुंदर मेरे पास है, फिर भी एक बूंद पानी मेरी प्यास है। यानी जल की स्थिति है कि आपको इसे बचा करके रखना। इस अलवणीय जल के 2.5 हिस्से में भी आपके उपयोग के जो है वह कम ही है, इसलिए इसे बचा करके रखने की जरूरत है।